भारत 24 की टीम के साथ में आज बेहद ही एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। एमडी स्टार इमेजिंग और पाथ लैब हमारे साथ जुड़े डॉक्टर समीर भाटी जी, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे किस तरीके से आजकल जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन के ऊपर असर डाल रही हैं और क्या कुछ वो समस्याएं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर समीर भाटी हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर समीर भाटी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम नाम की एक समस्या आजकल उजागर हुई है। जिस तरीके से मोबाइल फोन का यूजेज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम अमूमन सारी अपना जिंदगी जो है मोबाइल फोन के ऊपर निर्भर कर जीने लगे हैं, जिसकी वजह से तमाम समस्याओं को अब वो पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जीवन के ऊपर सीधा असर पड़ता है। क्या है ये टेक्स्ट नेक सिंड्रोम और क्या असर डालता है, क्या समस्या है ये हमारे जीवन के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हम देख भी रहे हैं आजकल, इनफैक्ट हर एक एज ग्रुप में देखें तो मोबाइल का ओवर यूज़ होना शुरू हो गया। और मोबाइल के साथ साथ अगर हम देखें तो और भी जो स्क्रीन्स है, लैपटॉप वगैरह हो गया, उनका हम एक जगह एक ही पोस्चर में बैठे हुए काफ़ी समय तक यूज़ करते रहते हैं और वो पोस्चर भी गलत रहता है आमतौर पर। पोस्चर की बात करें, जैसा कि अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम नीचे देख रहे हैं, मतलब हमारी गर्दन टिल्ट है। या फ़ोन की भी बात करें, हम सोते हुए कभी फ़ोन ऊपर है, कभी फ़ोन नीचे है और गर्दन को हम गलत पोस्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से गर्दन हमारी स्टिफ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाती है, हमारी शोल्डर्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने पोस्चर्स का ध्यान रखें। अगर आप लंबे समय तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक ज़रूर दें। और अगर फ़ोन को आप देख रहे हैं, कई बार फ़ोन को हम जनरली टेक्स्ट करते टाइम हमारी गर्दन इस तरह से होती है, ऐसे ना करके फ़ोन को, स्क्रीन आप बिल्कुल आंखों के सामने रखिए। इन छोटे छोटे अगर उपायों को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत हद तक, जैसा कि हम बात कर रहे थे, टेक्स्ट नेक नाम का ये सिंड्रोम है, इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बताया किस तरीके से हम बचा सकते हैं। उस बीच एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि किस तरीके से डिजिटल के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। डिजिटल बहुत एक इंटीग्रल पार्ट हमारी जिंदगी में बन गया है, लेकिन उसकी वजह से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो गई है। अब स्लीप साइकिल इम्पैक्ट होने का मतलब है कि आपकी सेहत के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ना। तो इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब स्लीप साइकिल की बात कर रहे हैं तो हमारी जो सर्कैडियन रिदम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। मतलब जैसा अगर आजकल हम देखें तो लोगों को आप देखेंगे कि बहुत हद तक स्लीप डिप्राइव्ड है। कहीं पर भी बैठे हुए एकदम उनको नींद आने लग जाएगी, वो एयरक्राफ्ट में बैठे हुए, इवन गाड़ी चलाते चलाते भी नींद आ जाएगी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा, उसका मानसिक तौर पर आपको उसका प्रभाव पड़ेगा, आपको शारीरिक तौर पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नींद को ठीक तरीके से, स्लीप साइकिल को ठीक करने के लिए कुछ उपाय आपको अपनाने ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अपना टाइम फिक्स करें। कि चलिए, हमेशा आप नहीं कर सकते पर आप काफ़ी हद तक अपना टाइम सोने का और उठने का फिक्स करें। इसके अलावा आप शाम के टाइम में 6-7 बजे के बाद कैफ़ीन वगैरह, चाय वगैरह, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोने से 2 घंटे पहले आप खाना खा लें। और अगर आपको रात को खाना खा भी रहे हैं तो वो बहुत सारा हैवी खाना ना हो, लिक्विड एंड लाइट डिनर लें। इसके अलावा स्क्रीन का कम इस्तेमाल करें। लोग ज़्यादातर सोते सोते भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो जो ब्लू स्क्रीन है वो आपके मेलाटोनिन हार्मोन, जो आपकी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ठीक तरीके से आपकी नींद को नहीं आने देगा, आपके मेलाटोनिन को अफेक्ट करेगा। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक आपकी जो स्लीप साइकिल है वो ठीक तरीके से बैलेंस हो सकती है। रात को सोते वक्त एक अपनी हैबिट बना ली कि कुछ अच्छा सुनकर सोएं, कुछ डायरी वगैरह लिखकर सोएं। इन सब उपायों का अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी नींद को काफ़ी हद तक ठीक तरीके से कर सकते हैं और आप सुबह उठते टाइम भी अपने आप को रिफ़्रेश फील करेंगे। और एक चीज़ लास्ट, जो सबसे बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा, कि दिन के अंदर अधिक ना सोएं। अगर आपको लग रहा है दिन में आपको नींद ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपको नींद आ रही है, तो सिर्फ 20 मिनट की एक पावरफुल नैप ले। कई बार लोगों को देखा है हमने 2-2 घंटे तक सोते हैं, उससे आपकी नींद रात को डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए आप सिर्फ 20 मिनट की एक पावरफुल नैप लें। और इसके अलावा दिन भर अपने आप को बिजी रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। इन बातों का अगर आप अपने जीवन में आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छी और एक डीप स्लीप पा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बताया किस तरीके से डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है कि एक डीप स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पर हम जैसे प्रोफेशन में फर्स्ट लाइनर्स जो होते हैं, जिनके प्रोफेशन में आपको सुबह कभी भी बुला लिया जा सकता है, रात में कभी भी आपको जागना पड़ सकता है, तो उस बीच फ्रेश उठना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपने बताया किस तरीके से हम फ्रेश उठ सकते हैं। हैप्पीनेस सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इंसान के जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और सोचने की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो गई कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हैप्पीनेस सिंड्रोम
के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया कि ओवर थिंकिंग आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है, और ओवर थिंकिंग का अगर हम पाना चाहते हैं निजात, कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी ओवर थिंकिंग चलेगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए जब आप रात को सो रहे हैं तो उस समय कुछ सोने से आधे घंटा पहले कुछ पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करके सोइए, क्योंकि रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और जैसी इन्फॉर्मेशन आप उसको फीड करेंगे सुबह उठते ही वही वाली चीज़ सबसे पहले पॉपअप होगी। और सुबह उठते ही कोशिश करें कि एकदम अपना व्हाट्सएप वगैरह ना देखें, क्योंकि उस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। उस समय कुछ अच्छा सा उसको फीड करें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, तो उससे आपकी ओवर थिंकिंग वाली समस्या जो है आप उससे निजात पा सकते हैं। और जैसा आपने पूछा कि हैप्पीनेस हार्मोन्स को अपना किस तरह से बढ़ाएं, हैप्पीनेस हार्मोन जैसा हम बात करते हैं एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, इन चारों हार्मोन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड रखें, लोगों को थैंक्स बोलें, लोगों को अप्रिशिएट करें। इसके अलावा नेचर के अंदर अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अपने बिजी शेड्यूल के अंदर सनलाइट के अंदर ज़रूर जाएं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह ये सब कुछ ना खाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में ना रहें, क्योंकि अगर आप फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहेंगे तो वो आपका स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाएगा, और जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा तो जितने भी हैप्पीनेस वाले हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा करें, प्राणायाम करें, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करें, डांस करें जो आपको पसंद है, तो ये सभी आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हैप्पी हार्मोन्स के लिए आपने बताया किस तरीके से हम योगा एक्सरसाइज करके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं, और भी कई सारे आपने उपाय बताए जिनसे हम हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं और एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। उस बीच क्योंकि आपने एक्सरसाइज की बात करी, क्योंकि आपने फिट रहने की बात करी, तो आजकल एक मिथ कहिए या सच्चाई कहिए, वो आप हमें बताएंगे बेहतर, कि जिम जाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो किस तरीके से इंसान एक्सरसाइज करे, किस तरीके से इंसान अपने आप को फिट रखे, जो इस तरीके के मामलों में अचानक से इजाफा देखा जा रहा है, और क्यों देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिम जाना खराब नहीं है, एक्सरसाइज करना खराब नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी रिसर्च आई है वो ये दर्शाती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, तो इससे आपका जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, जो हार्ट से संबंधित बीमारियों का रिस्क है, वो बहुत अधिक कम हो जाता है। हाँ, कई तरह की जो गलत फहमियाँ हैं, सही जानकारी नहीं है, उसको देखकर कई बार लोग जिम जाने से या एक्सरसाइज कराने से कतराते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप अपने रिस्क फैक्टर को जान लें, कि कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमें डायबिटीज़ है या हमें हाइपरटेंशन है या कोई और अन्य बीमारियाँ, या बहुत बार देखा जाता है कि अनडायग्नोस्ड प्लाक, हमारी आर्टरीज़ के अंदर कोई प्लाक है, कोई फैमिली हिस्ट्री है। तो सही तरीके से अगर आप कोई भी इंटेंसिव एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने रिस्क फैक्टर को जानें, कुछ बेसिक जांच करा लें। हाँ, और उसके कुछ तरीके भी हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और कभी आप जा रहे हैं और 2 घंटे तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होता। उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि आप जिम के अंदर जा रहे हैं और एकदम 10 की स्पीड से भाग रहे हैं, आपने हेडफोन लगा रखे हैं, आप प्री वर्कआउट कुछ ऐसा ड्रिंक ले रहे हैं, कॉफ़ी लेके, और आप फिर दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी आप एक्सरसाइज करते रहें। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जब भी आप कोई हैवी एक्सरसाइज करें तो अपने आप को वार्म अप ज़रूर कर लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें, धीरे धीरे स्टार्ट करें, और उसके बाद धीरे धीरे उसको कूल डाउन भी करें। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप जो इस तरह की कई बार हम चीज़ें देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए, कई बार हम लोगों को इस तरह की इमरजेंसीज हो जाती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट शुरू में जब आपको नहीं पता कि किस तरह से ट्रेडमिल करना है, वेट उठाना है, तो आप एक ट्रेनर की सुपरविजन में ज़रूर करें। बिल्कुल, और इसी के साथ एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। हमने बात करी कि किस तरीके से आजकल हार्ट स्ट्रोक की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और जिम में बढ़ती जा रही हैं, और किस तरीके से हमें जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए, ताकि इस सारी समस्याओं को जो बढ़ावा है वो ना मिले। उस बीच हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कौन से वो टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए?
बिल्कुल, देखिए पहले हार्ट अटैक की समस्या हम देखते थे 50 साल की उम्र में और 60 साल की उम्र में, पर अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग हार्ट अटैक की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई है। और जैसा अभी आपने पूछा है कि जिम या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले किस तरह की जांच कराएं, तो अभी आप यंग एज में ही, इवन 20s या जब आप 25 के हैं, उसी समय से एटलीस्ट अपना ब्लड प्रेशर एक बार ज़रूर चेक कराएं, अपना ब्लड शुगर आप ज़रूर चेक कराएं, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच ज़रूर कराएं। ये 3 चीज़ें आपको करा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो आपको फर्दर इसके लिए स्ट्रेस इको या इस तरह की जांच कराई जा सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, आपको कई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपकी फैमिली में भी किसी न किसी को कोई हार्ट की समस्या रही है, तो इसके लिए आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं। उसके ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है या नहीं है तो कितना है। पर आप बेसिक जांचें अपनी ज़रूर करा लें और अपने रिस्क फैक्टर को ज़रूर जान लें, और उससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहीं आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं, कहीं आप प्री हाइपरटेंसिव तो नहीं हैं। अगर आप प्री डायबिटिक या बॉर्डर लाइन डायबिटिक है या आपका प्री हाइपरटेंसिव है, मतलब आप ब्लड प्रेशर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो ये बहुत आराम से ठीक हो सकता है। अपनी जीवन शैली के अंदर बदलाव करके इन चीज़ों को आप सही समय पर ठीक कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा हम कहते भी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप समय समय तक अपनी सही जांच करवाते रहेंगे तो बहुत हद तक आप बीमारी को सही समय पर पकड़कर अपनी जीवन शैली को ठीक कर उनको करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और हमें पहले प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेने चाहिए ताकि हमें क्योर ना पकड़ना पड़े उस बीमारी को, मतलब उसका दवाई लेके बिल्कुल कॉम्प्लिकेट ना हो जाए वो बीमारी से पहले। उस बीच हार्ट डिसीजेज़ के बारे में लगातार हम बात करें, हार्ट डिसीजेज़ का स्ट्रेस के साथ कनेक्शन क्या है? बिल्कुल, देखिए काफ़ी सारी रिसर्च में आया हार्ट डिजीज़ का, और हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस, उसके अंदर एक स्ट्रेस एंजाइटी उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और इसमें देखें तो अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो आपकी आर्टरीज में, आपकी वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन कर देता है, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से ही धीरे धीरे प्लाक फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस का अगर हम देखें तो स्ट्रेस डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर भी बढ़ेगा। तो काफ़ी हद तक स्ट्रेस आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम के अंदर अफेक्ट डालता है, और कहीं ना कहीं हार्ट से तो उसका डायरेक्टली लिंक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ सारे उपायों को अपनाएं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो काफ़ी हद तक अपनी जीवन के अंदर आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हार्ट डिजीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, और उस बीच लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट के ऊपर तो हमने बात कर ली, किस तरीके से हार्ट को हेल्दी रखा जाए, किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रहें, और किस तरीके से तमाम वो जो चेकअप्स हैं रूटीन वो करवाते रहें दिल को स्वस्थ रखने के लिए, कि दिल की बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है। लिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लिवर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अमूमन हम देख रहे हैं किस तरीके से आजकल ड्रिंक कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली यूथ में। ना चाहते हुए भी लोग एक पीयर प्रेशर में आकर ये सब चीज़ें करने लगे हैं, जिसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर लिवर पर देखने को मिलता है। तो किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व किया जाए, और कौन से ऐसे वो टेस्ट हैं जो करवाए जाए अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए? बिल्कुल, देखिए हार्ट को लेकर काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट भी हुआ है और लोग हार्ट को लेकर कंसर्न रहते हैं और हार्ट को लेकर जांचें भी कराते हैं। लीवर जिस तरह से हमारे शरीर का एक केमिकल फैक्ट्री और 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है, बट कहीं ना कहीं वो वाइटल ऑर्गन होते हुए भी हम उसकी तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहते और उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अभी जैसा ICMR की भी एक रिसर्च आई है जिसके अंदर भी देखा गया है कि इंडियंस के अंदर खास तौर पर देखें तो उनका एब्डोमिनल फैट है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस काफ़ी ज़्यादा है लोगों के अंदर। अगर हम देखें तो इंडियंस में अगर वो पतले भी होंगे पर फिर भी उनका एब्डोमिनल फैट काफ़ी ज़्यादा होता है और फैटी लीवर की समस्या बहुत ही कॉमन है। आमतौर पे जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और अन्य कोई जांच करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि अधिकतर लोगों को अंदर फैटी लीवर की समस्या मिलती है। ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी, पर आप ग्रेड 3 तक पहुँच जाते हैं तो फिर फाइब्रोसिस और सिरोसिस तक काफ़ी समस्याएँ हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, लीवर को भी फॉर ग्रांटेड ना लें। इसके लिए अपनी
डाइट को ठीक रखें, ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि ओवर ईटिंग करने की वजह से होता है। फैटी लिवर को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है आपकी डाइट का। अगर आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप रात को ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब कॉज करता है फैटी लिवर को। सबसे पहले इसकी जांच कराइए। अगर आपको ग्रेड 3 फैटी लिवर है तो वहाँ पे बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए। अपनी वेट को कम करिए। अपना जितना वेट कम करेंगे, अपनी डाइट को ठीक रखेंगे, तो आप धीरे धीरे फैटी लिवर की समस्या से निजात पा सकते हैं। और इसके लिए बहुत आसान से साधारण से टेस्ट अवेलेबल है, जिसके अंदर आप एक लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट करा सकते हैं, जिनके जरिए पता लगा जा सकता है कि आपको फैटी लिवर की समस्या है या नहीं। और समय से पहले अगर आप इसको समय रहते हुए डिटेक्ट कर लेंगे तो बहुत अधिक इसके चांसेस है कि आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। आपने बात करी लिवर को हेल्दी रखने की और उस बीच आपने जिक्र किया पतले होने का, किस तरीके से आप अपने आप को स्लिम भी रख सकते हैं। एक मिथ जनरेट हो गया, स्लिम मींस हेल्दी एंड हेल्दी मींस स्लिम, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मुझे लगता है। क्योंकि जो अगर आप पतले हैं तो आप हेल्दी हैं, और अगर आप हेल्दी हैं तो आपको पतला होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग पतले होने की तरफ, एक वो जीरो फिगर का या एक वो बल्की बॉडी या जो भी है फिट रहने के लिए, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस बीच कितना सही है अपने आप को भूखा रखना लंबे टाइम तक? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं एक वो रैट रेस में भागने के चक्कर में, जल्दी जल्दी मुकाम हासिल करने के चक्कर में लोग अपने आप को भूखा रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लग जाते हैं, कई कई घंटे भूखा रहना ताकि हम पतले हो जाए। कितना सही है ये? देखिए, अगर इसमें देखें आजकल स्पेसिफिकली हम यूथ की बात करें तो उनको लगता है कि अच्छा दिखना, फिट दिखना, उस चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, या उनको लगता है कि अगर हम स्लिम हैं, हम पतले हैं, तो मतलब इसका मतलब फिट है। देखिए, पतला होना या अच्छा दिखना इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप हेल्दी हैं। जैसा हमने देखा बहुत रिसेंट काफ़ी सारे इंसिडेंट इसके अंदर देखिए कि काफ़ी अच्छे दिखने वाले लोग, फिट दिखने वाले लोगों में भी हार्ट अटैक और इस तरह की समस्याएं देखी गई है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा दिखना या पतला होना से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को हेल्दी रखना। इसके लिए अब जैसे कई तरह की आपकी फास्टिंग के जो मेथड चले हुए हैं, जिसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई या और भी अन्य तरह की फास्टिंग वाली चीज़ें हैं, बट वो कभी भी आप किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन के बिना ना करें। क्योंकि कई बार हम ओवर फास्टिंग कर लेते हैं, पर आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, आप डायबिटिक है, आप हाइपरटेंसिव है, तो आपका उसका आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपने अपनी जांच करा लिया, आप हेल्दी हैं, तो फिर आप निश्चित तौर पे ऐसा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवर ईटिंग ना करें, हंगरलेस ईटिंग ना करें, बहुत ज़्यादा ना खाएं, जितना हो सके कम से कम खाएं, धीरे धीरे खाएं, चबाकर खाएं। ओवर ईटिंग करने से प्रॉब्लम है। मीठी का सेवन ना करें, ठीक है। फ्राइड चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक हम बात करते हैं, पर मीठा फिर भी हम काफ़ी अधिक सेवन करते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी थाली के अंदर वैरायटी ना लें, एक तरह का मील खाएं। फलों का सेवन ज़रूर करें और कोशिश करें कि 3 बार की डाइट के अंदर, 1 बार की डाइट के अंदर अधिक से अधिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों। तो बिल्कुल डॉक्टर समीर भाटी ने हमें बताया किस तरीके से तमाम वो चीज़ें हैं जिसको करने से आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं। हमने लिवर के ऊपर बात करी, हमने हार्ट के ऊपर बात करी, हमने अपने आप को फिट रखने के ऊपर बात करी, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी आपका भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए।